हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंग्रेजी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिए, हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, शिक्षण अभिरुचि। जो आपके 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चन होंगे शिक्षण अभिरुचि के, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे। देखिए दोस्तों, आपको क्या मानना है, अपने आप को एक टीचर मान के ये क्वेश्चन सोल्व करना है वहां पे, और पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। समझ आया आपको? बिल्कुल आसान क्वेश्चन होंगे, उन सब को एक एक को पढ़ना है, सारे के सारे आपके फेवर के होंगे। उनमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आपको लगे, ऑप्शन लगे, वो आपको चूज करना है। ठीक है दोस्तों, इनको बोलते हैं टीचर एप्टीट्यूड, जिसको अपन बोलेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड है शिक्षण अभिरुचि के जो क्वेश्चंस हैं, वो आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत ही आसान होंगे। ये 50 जो हैं वही आपका सिलेक्शन करवाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न अपन क्या करते हैं, सामाजिक आर्थिक सोशल इकोनॉमिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है। यानी कि जो सोशल इकोनॉमिकली रूप से जो वंचित होते हैं ना, उन बच्चों की जो क्लास है, उस क्लास का जो माहौल है, उस माहौल को किस चीज की आवश्यकता होती है। देखिए, आपके पास में ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और उनमें से आपको 1 to 1 आपको पढ़ना है, देखना है और अपने आप को एज ए टीचर मान के वो सोल्व करना है। तो इसमें क्या रहा है, उनके सांस्कृतिक, कल्चरल और भाषाई ज्ञान को महत्व देता तथा उनका उपयोग करता है। यानी कि जिस कल्चरल से वो पृष्ठभूमि से आते हैं ना, उसी को महत्व दिया जाए। जिस भाषा में वो बोल रहे हैं, उसी भाषा में उनको पढ़ाया जाए। तो उन क्लास का माहौल है, वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वैसा ही तो होना चाहिए। समझ रहे हो ना? तो आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, देखते जाना, सारे के सारे आप आराम से उनको सोल्व कर दोगे दोस्तों। देखिए, पहला अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली जो क्रिएटिव होते हैं, ब्रिलियंट जो बच्चे होते हैं, उनके लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। उनके बच्चों जो होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं कक्षा के अंदर, उनके लिए टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, कि टीचर उनको किस तरह से क्या करता है, प्रेरित करता है, किस तरह से उनको मोटिवेट करता है, और कक्षा का जो इन्वायरमेंट है वो उनके अनुकूलित है कि नहीं है, वो इस चीज के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो क्रिएटिव हैं और प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, उनके लिए ये हस्तक्षेप उन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। आप सारे के सारे पढ़ाओगे, देखोगे, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, तो ये थोड़ा ना होता है। देखो, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर बिल्कुल भी नहीं होता। देखो, उनके प्रति स्नेही होने के नाते, स्नेही नहीं होना है, ठीक है। मतलब क्रिएटिव जो बालक होते हैं ना, उनको टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। तो देखो, ये वाला बिल्कुल भी क्या नहीं है, फेवर में नहीं है। आप अपने आप को टीचर मानना है आपको, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये सारे क्वेश्चन है ना वो सोल्व करना, और आप आराम से कर दोगे आप, ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है, तो शिक्षक का कार्य उन करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। शिक्षक का जो कार्य जब भी आप करोगे, तो उसमें अपेक्षित आपके पास में सभी योग्यताएं तो होनी चाहिए ना। शिक्षक बनने की इच्छा से थोड़ा ना होता है। शिक्षण कार्य में लगन, ठीक है, एक अकेली लगन से भी नहीं होता है, और इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। तो शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं आपके पास में, मान लीजिए आप शिक्षक हो और आपको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज भी होना चाहिए, आपके पास योग्यता भी होनी चाहिए, और इस तरह से आपको काम करना आना चाहिए। तो वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो आपका ये क्या हो गया, सी एच में आंसर आ गया। देखिए, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आपको यही क्वेश्चन पूछे जाने हैं इस तरह से ही। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहिए। तो देखो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, बिल्कुल आप एक टीचर बनना चाह रहे हो, आप ये चीज सीख रहे हो, तो हमारा लक्ष्य क्या है कि आप जल्दी से आपकी
जो वोकेशनल एजुकेशन पूरी करो और उसके बाद में टीचर लगो, यही तो हमारा अथक प्रयास है। तो ये वाली बात सही है। विपरीत परिस्थितियों में संयम, मॉडरेशन व संतुलन न खोना बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपके पास में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, उसमें आपको संतुलन नहीं खोना है। और समय का सदुपयोग, इसका मतलब इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ये क्या आ गया, आपका डी आ गया। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, और आप आराम से कर दोगे। आपको माइंड को क्या करना है, थोड़ा सा क्रिएटिव रखना है। ठीक है दोस्तों, क्रिएटिव अगर आप बनोगे तो आप जल्दी ही टीचर भी जल्दी बन जाओगे। देखिए, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो, यानी कि बच्चे को लेकर ही आप सब कुछ। देखो, स्कूल जा रहा है, टीचर स्कूल जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पूरा सिस्टम, अधिकारी जो हैं वो लगे हुए हैं, गवर्नमेंट लगी हुई है। तो वो किस चीज के पीछे, वो क्या है, छात्र को केंद्रित करके कि बच्चे शिक्षित होने चाहिए। तो वो हमारा केंद्र क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। हमारा केंद्र क्या हो गया, छात्र हो गया। तो शिक्षा भी तभी सार्थक होगी जब शिक्षा क्या है, एक स्टूडेंट है, छात्र है, पढ़ के और कुछ बन जाएगा। इसका मतलब ये जो सिस्टम काम कर रहा है ना, वो सफल तभी होगा जब ये बच्चा आगे निकल जाएगा तभी। तो इसलिए क्या हो गया दोस्तों, छात्र केंद्रित हो गया ना। देखो अगला प्रश्न, देखो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी। देखो, नौकरी थोड़ा उद्देश्य होता है हमारा। छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, एक अकेली मानसिक योग्यता से थोड़ा काम चलेगा। छात्रों को साक्षर बनाना, ये भी थोड़ा होता है। बालक का सर्वांगीण विकास, ऑल अराउंड डेवलपमेंट। सर्वांगीण विकास में क्या आ गया, नौकरी भी आ गई, मानसिक योग्यता भी आ गई, साक्षर बनना या नहीं बनना, वो सारी चीजें उसमें आ गया। तो उसमें घरेलू बातें भी आ गई। ठीक है, बच्चे को समाज में कैसे रहना है, भारत निर्माण में उसको क्या भूमिका निभानी है, वो सारी की सारी चीजें हैं। वो ऑल अराउंड डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास में आता है। यही शिक्षा का उद्देश्य है। आप जब भी बीएड करोगे, आप एसटीसी करोगे, तो आपको यही चीजें बार बार आपके सामने आएंगी। आगे देखिए, पाठ्यक्रम निर्माण। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। जो क्यूरिकुलम कंस्ट्रक्शन होता है, पाठ्यक्रम जब भी बनता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षकों के उद्देश्य। तो भाई टीचर का जो उद्देश्य क्या है बच्चे को प्रति, वो भी तो होना चाहिए पाठ्यक्रम में। छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और योग्यताओं, इनको भी ध्यान में रखना है। तो ये ए और बी। अनुसंधानों की बात, अनुसंधान तो बाद में होते रहेंगे। एक बार उच्च शिक्षा में जैसे कि अनुसंधान है तो वो तो एक अलग हो गया, ठीक है ना। इनोवेशन तो होते रहेंगे, बाद में होते रहेंगे, लेकिन जो क्यूरिकुलम का कंस्ट्रक्शन करना, उसका निर्माण करने का उद्देश्य है, तो वो ये दो, ए और बी दोनों आ जाएंगे। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, भाषा सीखने सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हो। भाषा सीखने और सिखाने में तो सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक जो है ना, समाज जो है उसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। समाज, कोई भी आदमी समाज में रह के ना, अकेला स्कूल में नहीं सीख सकता, अकेला घर में रह के नहीं सीख सकता। अपनी सोसाइटी में क्या हो रहा है वही तो सब चीज सीखते हैं। तो इसलिए क्या आ गया, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। तो भाषा का संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर ही तो काम आती है भाषा है वो। ठीक है, आप एक आदमी है, मान लीजिए ये आपके पास में है, आपका फ्रेंड ये है, दोनों हैं, तो ये आप इससे संप्रेषण कर रहे हो यानी कि कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो यही क्या है, एक लैंग्वेज है, यही क्या है, एक भाषा है जो अति महत्वपूर्ण कार्य करती है। समझ गए ना, कम्युनिकेशन होता है, वो संप्रेषण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए। जो लिखित कार्य करेंगे तो बच्चे को कब जांचेगा भाई टीचर, लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद में। आपने उसको गृह कार्य दिया और गृह कार्य कंप्लीट कर लिया तो उसको जांचो भाई। खाली समय मिले तो, जब शिक्षक को खाली समय मिले तो खाली समय तो स्कूल में क्या मिलता है, कहाँ है, अगले सप्ताह के दौरान नहीं, सप्ताह के अंत में रहेगा। जब भी लिखित कार्य पूरा होने के तुरंत बाद में बच्चे अपने आप ले आएंगे, भाई देखिए सर हमारा कंप्लीट हो गया है होमवर्क, आप इसको चेक कर दीजिए, तो वो कर देंगे। तो इसमें क्या आ गया, डी आ गया। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है? लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कौन करता है? खेल का मैदान है ना, वो लोकतांत्रिक मूल्यों की, खेल के अंदर जो भावनाएं आप में उत्पन्न होती हैं, खेल के अंदर जो प्रतिद्वंदिता की भावना जो उत्पन्न होती है, खेल के अंदर, खेल मैदान के अंदर जो भी हर प्रकार की जो चीजें है ना, वो एक लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करती हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या आ गया? डी आ गया। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। अब इसमें आप जैसे इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप अपने आप को क्या मानोगे? प्रधानाचार्य मानोगे आप, एक प्रिंसिपल मानोगे आप अपने आप को। तो आप में देखो क्या गुण होना चाहिए आप में? छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, बिल्कुल आप होगे। आप जैसे टीचर बन जाओगे ना दोस्तों, तो आप स्कूल जाओगे ना, तो आपको एक मॉडल के रूप में, आपको एक हीरो के रूप में समझेंगे बच्चे। तो आप जिस तरह से अच्छा बनोगे, तो बच्चे भी अच्छे बनेंगे। तो उनके लिए आप एक क्या हो? प्रेरणादायक हो। तो छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक है। मैं तो मेरे टीचर जैसा बनूंगा। देखो बच्चे बोलते हैं ना कि मेरे वो फला फला सर है ना, उनके जैसा बनूंगा मैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा देखिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला। अरे सच में तो है ना, एक लीडर होता है वो, और वो एक यूनिटी के रूप में रखेगा सबको, एक प्रेम के रूप में, एक सोसाइटी के रूप में रखेगा, एक समाज के रूप में रखेगा, वही तो प्रिंसिपल होता है। और कुशल प्रबंधक तो होना ही चाहिए भाई। अगर वो एक अच्छा प्रशासनिक आदमी नहीं है ना, तो स्कूल में क्या हो जाएगा? सारा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा दोस्तों। इसलिए प्रिंसिपल के अंदर ये सारे के सारे गुण हैं, वो होने चाहिए। और आप एक प्रिंसिपल हो तो आप में ये सारे के सारे गुण होने चाहिए। आगे देखिए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? एक शिक्षिका, तो देखो, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। दोस्तों देखो, जब भी आप टीचर बन जाओ ना, तो ध्यान रखना, बच्चे के सामने लक्ष्य रखो। बच्चे के सामने क्या रखो? एक लक्ष्य रखो। थोड़ा बच्चा मान लीजिए, तो उसको कहेगा बेटा तेरे को पुलिस में लगना है, तुम पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो वो बच्चा सच में क्या करेगा? पढ़ाई करेगा। और उसकी निपुणता की तरफ आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, उसकी हेल्प करना है कि सर मेरे को ये वाली चीज़ मेरे पास नहीं, ले बेटा आपके फादर को बोलता हूँ, ले बेटा मैं ला के देता हूँ। तो इस तरह से आप उसको निपुण बनाने में उसकी मदद करोगे। तो दोस्तों इस तरह से इसका आंसर ये आएगा। ठीक है ना, इस तरह से ही आपको बनना है। जितना अच्छा आप बनोगे उतने जल्दी टीचर लगोगे, आप ये भी ध्यान रखना। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? तो मैंने आपको बताया था ना, बाल केंद्रित होनी चाहिए, स्टूडेंट को सेंटर रख के। मैंने भी आपको एग्जांपल दिया ना, टीचर जाएगा, फिर उसके बाद में ऑफिसर्स जाते हैं, उसके बाद में स्कूल का सारा सिस्टम काम करता है। वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करता है? रे, अरे एक स्टूडेंट के लिए ही काम करता है। तो वो एक बाल केंद्रित होती है, वो शिक्षक केंद्रित नहीं होती कभी भी, प्रोजेक्ट केंद्रित नहीं होती कभी भी, पाठ्य पुस्तक ही नहीं, बाल केंद्रित पाठ्य पुस्तक भी ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे का वजन कम कर सके। वजन का मतलब दिमाग का वजन कम कर सके। देखिए आजकल किताबें भी क्या चलने लगी हैं, पहले तो कितनी भारी भरकम किताबें आती थी, आजकल तो दोस्तों ये किताबें भी 2 को 1 कर दिया गया है। बच्चे का बस्ते का वजन है वो हल्का कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है भाई? क्योंकि शिक्षा जो है ना वो बाल केंद्रित ध्यान में रख के, तो डी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। समझ आ रहा है ना? देखो दोस्तों आगे देखते हैं, शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत है। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए, दूसरा यहाँ पे पिछड़ों के लिए, ये क्या है? शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत, ये 2 चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? ए और बी दोनों आगे। शिक्षा शक्ति की बात कर रहा है यहाँ पे, शक्ति की बात, पिछड़ों को आगे लाना और महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की ओर लेके जाना, ये एक शिक्षा का शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है ये ध्यान रखना। तो ए और बी इसमें इस तरह से डी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, समझ आ रहा ना दोस्तों? शिक्षक का मूल्य कार्य है, मतलब मूल कार्य, शिक्षक का मूल कार्य क्या है? अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। देखो मूल कार्य क्या होता है? बच्चे के जो क्लासरूम है उसमें ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे बच्चा क्या करे? सीखे। छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना मूल कार्य में नहीं आता है। अगर वातावरण उसके अनुकूल होगा ना, तो बच्चा अपने आप पढ़ लेगा।
छात्रों को उनकी गलतियां बताना, गलती कभी भी नहीं बताएंगे अपन, बच्चे को मोटिवेट करेंगे, उसको अनुकूलित करेंगे उसमें, ठीक है ना, वातावरण के लिए तैयार करेंगे। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। आगे देखिए, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो देखो, इसके अंदर उद्देश्यहीन शिक्षा है ना, वही तो क्या होता है, शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। उद्देश्य होना चाहिए। आप, ये एक समुद्र है, एक नाविक यहाँ पे एक नाव लेके जाता है, उसको यही पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, तो वो चलता जाएगा, कोई अंत थोड़ा ना उसका। और उसको बोले कि मुझे तो इस पोर्ट पे जाना है, इस बंदरगाह पे जाना है, तो वो इधर से अपना रास्ता और यहाँ पे इस पोर्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब उसका उद्देश्य है। तो ध्यान रखो, हमेशा जो है ना, उद्देश्यपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। और भारत में शिक्षित जो बेरोजगार है ना, वो अधिकतर आपको पढ़े लिखे और बेरोजगार क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनके पास में क्या नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसलिए वो शिक्षा, वो उद्देश्यहीन शिक्षा है ना, वही शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है दोस्तों। इसलिए इसमें सी आंसर आ जाएगा। अगला देखो, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? तो किस प्रकार का लोकतांत्रिक जो है, लोकतांत्रिक का मतलब समझ रहे हो क्या आप लोग? अपना जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। वहां का जो लीडर है वो सारी प्रजा के बारे में सोचता है। तो बच्चे के अंदर भी तो ऐसी भावना होनी चाहिए, कक्षा के अंदर भी तो नेतृत्व के लिए इस तरह से ही उत्तम माना है ना। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, सी आंसर आ जाएगा इसमें भी। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? तो दोस्तों देखो, ये जो जब भी कहीं भी बात है ना, शिक्षा को कोई भी आप वास्तविक अनुभव कराते हो ना, तो उसको विजिट करवाओ आप। मान लो उनको चिड़ियाघर के बारे में कुछ बातें बतानी है, तो आप चिड़ियाघर लेके जाओ। ऐतिहासिक स्थल की और बातें आपको पढ़ाना है उनको, तो वहां पे उन हिस्टोरिकल प्लेसेस की विजिट करवाओ, उनको भ्रमण करवाओ उनको। तो ये जो भ्रमण विधि है ना, यही क्या होती है, सबसे उत्तम मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। देखो, इसमें क्या करा है यहां पे, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। यानी कि प्रारंभिक कक्षा है और उस कक्षा में जो प्रभावशाली शिक्षक का जो उद्देश्य है ना, वो विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना है, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या चीजें उत्प्रेरित करना है, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करने। हमेशा ध्यान रखो, बच्चा जो है ना वो क्रिएटिव बने। शिक्षा का जो वातावरण है ना, वहां पे क्लास में ऐसा होना चाहिए कि बच्चा क्रिएटिव बने और सीखना उसको पसंद करे, ठीक है ना। क्रिएटिव, देखो हमेशा रटना नहीं है, ये नहीं आएगा। दूसरा, दंडात्मक भी ये नहीं आता है। और ऐसे काम करने के लिए जैसे परीक्षा के अंत में वे अच्छे हैं, तो अच्छा अंक लाना हमारा कोई मूल उद्देश्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, सीखने के लिए बच्चे को जिज्ञासु बनाओ, क्रिएटिव बनाओ, ठीक है। और उनको सिखाना पसंद हो, उनको सीखना पसंद हो उनको। ये सारी चीजें जो है ना, इसमें आएंगी डी में। आगे देखिए, देखो, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? अपने छात्रों को समझने के लिए तो बाल मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एक वर्ड ऐसा है, आप बच्चे को देखो, किसी बच्चे ने बहाना बनाया, एक टीचर तुरंत समझ जाएगा कि बेटा तूने जो बहाना बनाया ना, ये बिल्कुल झूठा है। इसलिए क्यों समझा, क्यों बताया? क्योंकि बच्चे की वो साइकोलॉजी से बच्चे को पढ़ लिया। बालक कैसे सीखता है, तो ये भी पता होना चाहिए। टीचर तो अच्छा तभी कहलाएगा जब पता चलेगा कि बालक कैसे सीखता है। और बालक की अभिरुचि और प्रवृत्तियां, ये भी पता होना चाहिए कि बालक जो है ना, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है और उसकी जो प्रवृत्ति क्या है, किस प्रकार का बालक है, ठीक है। और उसको उसी वे में पढ़ाना। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पे 21 इसका का डी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। बहुत मजा आ रहा होगा आपको शायद, और होप कि ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। और मुझे ये भी कंफर्म पता है कि आप अच्छे नंबर लेके आओगे, आपका बीएड में सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन होने के बाद में आप जल्दी से ही एक अच्छे टीचर भी बनोगे। निम्नलिखित में कौन से सामाजिक सोशलाइजेशन के गुण वाहक हो सकते हैं? सोशलाइजेशन के गुण वाहक हो सकते हैं। विद्यालय और पास पड़ोस की जो
लोग हैं वो सामाजिक करण जिसको अपन बोलेंगे ना, उनके गुणवाहक हो सकते हैं। इसलिए इसमें क्या आ जाएगा आपका ए आंसर आ जाएगा इसमें। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, तो यहाँ पे प्राइमरी प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। एक ग्रामीण क्षेत्र जो है ना, उसमें नगरीय सुख सुविधाओं तो ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ से मिलेंगी, उच्च शिक्षा जो है ना वो ग्रामीण, लेकिन सबसे जो मेन लक्ष्य जो है ना उसके उत्थान के लिए प्राइमरी एजुकेशन तो होनी चाहिए ना, प्रौढ़ शिक्षा होनी चाहिए ना। तो मेन चीज तो देखो ये है। अब कभी आप ये डी मत कर देना, ये नगरीय जैसी सुख सुविधाएं, अरे नगर वाला है तो फिर नगर की सुविधा आ जाएंगी, तो फिर ग्रामीण कहाँ रहेगा। उच्च शिक्षा जो है ना उसका प्रसार तो बाद में है, पहले प्राइमरी शिक्षा तो होनी चाहिए। इसलिए जो उत्थान का जो प्रमुख लक्ष्य है ना वो ए आ जाएगा इसमें। चलिए आगे देखिए, अभिभावक अपने बालकों के लिए टीचर्स से आशा करते हैं। क्या आशा करेंगे भाई, यहाँ पे निष्पक्ष व्यवहार की आशा करेंगे, सहानुभूति एवं प्रेम की आशा करेंगे, ठीक है ना। योग्यता और ज्ञान तो टीचर होगा तो उसमें ऑलरेडी रहेगा ही, ठीक है। तो ये दो चीजें जो है ना आशा करेंगे, आपको कहेंगे कि सर बच्चे का ध्यान रखना, इसका मतलब आपका सहानुभूति एवं प्रेम की आप में भावना होनी चाहिए। निष्पक्ष, आप उसके साथ कहीं ना कहीं क्लास में पक्षपात तो नहीं कर रहे हो। तो ये दो चीजें जो है ना वो टीचर से एक गार्जियन है ना वो अपेक्षा रखता है, एक्सपेक्ट रखता है। इसलिए इसमें क्या आ जाएगा आपका डी आंसर आ जाएगा। चलिए आगे आता है आपका 25, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जगे। 15 अगस्त मनाना, 26 जनवरी मनाना, वार्षिक उत्सव मनाना, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी जयंती आती है, महापुरुषों की जयंतियां मनाना, तो ये राष्ट्रीय भावना क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं उसमें बच्चों के अंदर। तो हमेशा शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए ना ऐसे जो पर्व है ना वो मनाने चाहिए। और कार्यक्रम जो है ना समय समय पर, अब कार्यक्रम की बात करेंगे तो 26 जनवरी 15 अगस्त के अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि अपना शहीद जो होते हैं शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे अपन करेंगे तो राष्ट्र प्रेम की भावना उनमें जगेगी, ठीक है दोस्तों। अभी आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चन करते हैं, और अगर ये अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, और आपके एग्जाम तक निश्चित रूप से आपको और भी ऐसे ही क्वेश्चन, देखिए मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हम 26 से स्टार्ट करेंगे, और आपकी एग्जाम का जितने भी है ना इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन है वो सब मैं आपको बताऊंगा। आज का हमने शॉर्ट सेशन इसलिए रखा है, 25 क्वेश्चन हमने इसलिए किए हैं क्योंकि मुझे आपका रिस्पॉन्स लेना है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से मुझे आप बताओगे। और आपकी एग्जाम तक कब होने वाली है आपकी एग्जाम भाई, मई में होने वाली है। बीएड की 21 मई को होने वाली है, और एसटीसी की भी आने वाली है मई में। तो इस तरह से ये सारे की सारी जो हैं आपकी एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चंस हैं दोस्तों। लाइक करना है, शेयर करना है। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।